और फिर लड़की को शादी करके अपने घर लेके आएगा। तो ये क्या, एक हिंदू विवाह का सिस्टम है, और सारे कहीं भी हम चले जाएंगे ये चीजें हमें वहां दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम इसी के रूप में दूसरे उसके विपरीत हम देखें तो मुस्लिम में विवाह दूसरे तरीके से होता है। वहां वो जाते हैं अपने मस्जिदों में, वहां मल्ला और वो होते हैं काजी, वो क्या करते हैं, निकाह पढ़ते हैं और लड़का लड़की से पूछ लेते हैं कि शादी कबूल, और उसको ऐसे करके करते हैं। दोनों में क्या हुआ, दोनों समाजों में एक ही विवाह को करने के तरीके का प्रणाली क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से हर उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद आता है तीसरा, अधिकार। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। यानी कि हर उसमें क्या होता है, हर किसी के पास एक अधिकार दिया जाता है। जैसे परिवार में मुखिया का काम क्या है, परिवार में रहने वाले सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे काम करने बाहर जाना है, और बाहर जाके पैसा कमा के लाना है, और फिर वह अपने परिवार के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये क्या, उसका अधिकार है। ऐसे ही जाति में सरपंच का जो कुछ अधिकार होते हैं। तो किसी भी समूह के अंदर जो उसका मुखिया होता है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं, और उस अधिकार के आधार पर उसके कुछ कर्तव्य पाए जाते हैं, और वो उस आधार पर उनको पूरा करता है। चौथा है पारस्परिक सहायता। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में सहयोग के क्षेत्र के बढ़ जाने से समाज का आकार काफी विस्तृत हो गया है। परिवार का अस्तित्व भी सहयोग पर टिका है। अगर हम देखें एक परिवार लंबे समय तक टिका रहता है तो उसके पीछे भी क्या कारण है, ये सहयोगी है कि परिवार में हम अपने सदस्य हैं, अपने हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है समूह का विभाजन। समूह में क्या होता है कि हम समूह एवं विभाजन, एक समूह किसको क्या कार्य करना है वो कार्य के आधार पर हम उसका विभाजन कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि कोई भी कार्य या कोई भी हमारा समाज के अंदर स्मूथली, सरलता से आगे की ओर बढ़ता हुआ चलता है। जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, नगर, समुदाय आदि। ये जो अनेक समूह एवं विभाग ही हैं जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये हमारे क्या है, विभाजन है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का नियंत्रण। हम इन सब के माध्यम से मानव के व्यवहार में क्या करते हैं, सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी तरीके से हम साधनों को अपनाकर उन पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, यानी मानव के व्यवहार को सीमित करने का प्रयास करते हैं। औपचारिक साधन कौन कौन से हैं, जैसे कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन आदि। और अनौपचारिक साधन जनरीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं, धर्म, नैतिकता आदि। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों के अपने विकास हेतु वरदान प्रदान करते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति को
इच्छा अनुसार कार्य करने का सुअवसर देती है। वहाँ ही वह आवश्यक है कि वह दूसरों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दे, उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। यानी कि जहाँ एक बार नियंत्रण है तो एक तरफ स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त होती है। ये जो इस प्रकार के समाज में सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 आधार हैं, परंतु समाज को के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना अनिवार्य है। अगर ये बातें किसी समूह के अंदर पाई जाती हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं? समाज की संज्ञा दे सकते हैं। पहला, व्यक्तियों की बहुलता। सबसे पहला जो तत्व है या सबसे पहला जो बिंदु है वो क्या है कि व्यक्तियों की बहुलता होनी चाहिए। व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते, बल्कि यह भी सत्य है कि बिना व्यक्तियों के या व्यक्तियों के अभाव में सामाजिक संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा है आवश्यक तत्व सामाजिक संबंध। व्यक्तियों का समूह तो है और आपस में संबंध नहीं है, तब भी ये समाज नहीं कहलाता। व्यक्तियों के समूह के साथ साथ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है, इसके अभाव में, तो ऐसे समूह को हम भीड़ या एक झुंड